नमस्कार सभी को। आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम विशेष हिंदी कक्षा 12 की अंतरा भाग 2 पुस्तिका का अध्याय नंबर 6 प्रस्तुत कर रहे हैं। इस अध्याय के जो कवि हैं वो हैं रघुवीर सहाय। इनका जीवन काल देखें तो 1929 में जन्म होता है और 1990 में इनकी मृत्यु होती है। इनका जन्म लखनऊ जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है वहाँ होता है और इनकी जो शिक्षा है वो लखनऊ में होती है। वहीं पर इन्होंने 1951 में अंग्रेजी साहित्य में एमए किया। रघुवीर सहाय पेशे से एक पत्रकार थे। आरंभ में उन्होंने प्रतीक में सहायक संपादक के रूप में काम किया। फिर वे आकाशवाणी के समाचार विभाग में रहे। कुछ समय तक वे हैदराबाद से प्रकाशित होने वाली पत्रिका कल्पना के संपादन से भी जुड़े रहे और कई वर्षों तक उन्होंने दिनमान का संपादन किया। रघुवीर सहाय नई कविता के कवि हैं। उनकी कुछ कविताएं अज्ञे द्वारा संपादित दूसरा सप्तक में संकलित हैं। कविता के अलावा उन्होंने रचनात्मक और विवेचनात्मक गद्य भी लिखा है। उनके काव्य संसार में आत्मपरक अनुभवों की जगह जनजीवन के अनुभवों की रचनात्मक अभिव्यक्ति अधिक मिलती है। वे व्यापक सामाजिक संदर्भों के निरीक्षण, अनुभव और बोध को कविता में व्यक्त करते हैं। रघुवीर सहाय ने काव्य रचना में अपनी पत्रकार दृष्टि का सृजनात्मक उपयोग किया है। वे मानते हैं कि अखबार की खबर के भीतर दबी और छिपी हुई ऐसी अनेक खबरें होती हैं जिनमें मानवीय पीड़ा छिपी रह जाती है। उस छिपी हुई मानवीय पीड़ा की अभिव्यक्ति करना कविता का दायित्व है। इस काव्य दृष्टि के अनुसार ही उन्होंने अपनी नई काव्य भाषा का विकास किया। वे अनावश्यक शब्दों के प्रयोग से प्रयासपूर्वक बचते हैं। भयाक्रांत अनुभव की आवेग रहित अभिव्यक्ति उनकी कविता की प्रमुख विशेषता है। रघुवीर सहाय ने मुक्त छंदों के साथ साथ छंद में भी काव्य रचना की है। जीवनानुभवों की अभिव्यक्ति के लिए वे कविता की संरचना में कथा या वृत्तांत का उपयोग करते हैं। उनकी प्रमुख काव्य कृतियां हैं सीढ़ियों पर धूप में, आत्महत्या के विरुद्ध, हंसो हंसो जल्दी हंसो और लोग भूल गए हैं। 6 खंडों में रघुवीर सहाय रचनावली प्रकाशित हुई है जिनमें उनकी लगभग सभी रचनाएं संग्रहित हैं। लोग भूल गए हैं काव्य संग्रह पर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था। वसंत आया कविता कहती है कि आज मनुष्य का प्रकृति से रिश्ता टूट गया है। वसंत ऋतु का आना अब अनुभव करने के बजाय कैलेंडर से जाना जाता है। ऋतुओं में परिवर्तन पहले की तरह ही स्वभावतः है। घटित होते रहते हैं, पत्ते झड़ते हैं, कोपले फूटती हैं, हवा बहती है, ढाक के जंगल दहकते हैं, कोमल भ्रमर अपनी मस्ती में झूमते हैं, पर हमारी निगाह उन पर नहीं जाती। हम निरपेक्ष बने रहते हैं। वास्तव में कवि ने आज के मनुष्य की आधुनिक जीवन शैली पर व्यंग्य किया है। इस कविता की भाषा में जीवन की विडंबना छिपी हुई है। प्रकृति से अंतरंगता को व्यक्त करने के लिए कवि ने देशज शब्दों और क्रियाओं का भरपूर प्रयोग किया है। अशोक, मदन, महीना, पंचमी, नंदनवन जैसे परंपरा में रचे बसे जीवनानुभव की भाषा में इस कविता को आधुनिकता के सामने एक चुनौती की तरह खड़ा कर दिया है। कविता में बिंबों और प्रतीकों का भी सुंदर प्रयोग हुआ है। तोड़ो उद्बोधन पर कविता है। उसमें कवि सर्जन हेतु भूमि को तैयार करने के लिए चट्टानें, ऊसर और बंजर को तोड़ने का आह्वान करता है। पत्ती को खेत में बदलना सर्जन की आरंभिक परंतु अत्यंत महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। यहाँ कवि विध्वंस के लिए नहीं उकसाता वरन सर्जन के लिए प्रेरित करता है। कविता का ऊपरी ढांचा सरल प्रतीत होता है परंतु प्रकृति से मन की तुलना करते हुए कवि ने इसको नया आयाम दे दिया है। यह बंजर प्रकृति में है तो मानव मन में भी है। कवि मन में व्याप्त ऊब तथा खीज को भी तोड़ने की बात करता है, अर्थात उसे भी उर्वर बनाने की बात करता है।
मन के भीतर की ऊब सृजन में बाधक है। कवि सृजन का आकांक्षी है, इसलिए उसको भी दूर करने की बात करता है। इसलिए कवि मन के बारे में प्रश्न उठाकर आगे बढ़ जाता है। इससे कविता का अर्थ विस्तार होता है। वसंत आया कविता के शब्दार्थ हैं। कुहुकना मतलब चिड़िया की स्वाभाविक आवाज। कुहुकना का तद्भव रूप है। चुरमुराए चरमराने की आवाज है। तरवर छायादार वृक्ष। फिरकी फिरहरी लकड़ी का खिलौना जो जमीन पर गोल गोल घूमता है। मदन महीना कामदेव का महीना जो वसंत महीना होता है। दहड़ दहड़ धधक धधक कर। दहकना लपट के साथ जलना। ढाक पलाश। नंदनवन आनंददायी वन या इंद्र का बगीचा। मधु मस्त पुष्पों का रस पीकर मस्त। पिक कोयल नगण्य जो गिनने योग्य नहीं हो। तुच्छ। तोड़ो कविता के शब्दार्थ हैं। व्यापी फैली हुई या व्याप्त। ऊसर बंजर अनुपजाऊ जमीन। चरती पड़ती मतलब पशुओं के लिए चारागाह आदि के लिए छोड़ी गई जमीन। वसंत आया जैसे बहन दा कहती है, ऐसे किसी बंगले में किसी तरु पर कोई चिड़िया कूकी। चलती सड़क के किनारे लाल बजरी पर चुरमुराए पांव तले ऊंचे तरवर से गिरे बड़े बड़े पेराए पत्ते। कोई 6 बजे सुबह जैसे गर्म पानी से नहाई हो। खिली हुई हवा आई, फिरकी सी आई चली गई। ऐसे फुटपाथ पर चलते चलते कल मैंने जाना कि वसंत आया। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि वसंत के बारे में वर्णन करते हुए कहते हैं कि सुबह की सैर करते समय किसी बंगले में लगे अशोक के पेड़ पर बैठी एक चिड़िया के कूकने की आवाज़ सुनाई देती है। यह चिड़िया की आवाज़ उस चिड़िया की आवाज़ इतनी मधुर थी कि जितनी मधुर एक बहन की आवाज़ होती है जब वह अपने भाई को दा कहकर पुकारती है। तो यहाँ बहन की आवाज़ की तुलना चिड़िया की आवाज़ से करने पर मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किया गया। जब कवि सुबह के समय सड़क पर चल रहे थे तो लाल बजरी के ऊपर कवि ने पैर रखे तो नीचे अचानक से ऊंचे ऊंचे पेड़ों के बड़े बड़े पीले पत्ते उनके पैरों के नीचे आ रहे थे, जिनसे उनके पाँव उन पत्तों पर टिकते जो चुरमुराने की आवाज़ निकलती थी। सुबह 6 बजे की हवा में इतनी ताजगी है कि ऐसा लगता है मानो वह हवा नहीं, अभी अभी गर्म पानी से नहाकर आई हो। तो यहाँ हवा को गर्म पानी से नहलाया गया है। यह सुबह की ताज़ा हवा फिरकी की तरह गोल गोल घूमती हुई सी आई और चली गई। ऐसे फुटपाथ पर चलते चलते मैंने जाना बसंत चला गया। और यह कैलेंडर से मालूम हुआ था कि अमुक दिन अमुक वार मदन महीने की होवेगी पंचमी। दफ्तर में छुट्टी थी, यह था प्रमाण। और कविताएं पढ़ते रहने से यह पता था कि दहर दहर दहकेंगे कहीं ढाक के जंगल आम बोर आवेंगे। तो इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कहते हैं कि बसंत के आने का पता उन्हें कैलेंडर से पता चल गया था। और जब दफ्तर में उस दिन छुट्टी हुई तो यह प्रमाणित हो गया कि हाँ, वसंत आ गया है। कवि अपने जीवन में कविताएं पढ़ते रहते थे और उन्होंने कविताओं में ये भी पढ़ा कि जब बसंत ऋतु आती है तो प्रकृति में कितने बदलाव होते हैं। जैसे पलाश के पेड़ पर लाल लाल फूल वसंत के समय ही आते हैं और वसंत के मौसम में ही आम के जो पेड़ हैं उन पर बोर लगते हैं। रस रस गंध में लदे फंदे दूर के विदेश के वे नंदनवन होवेंगे यशस्वी। मधुमस्त पिक भौर आदि अपना अपना कर्तृत्व अभ्यास करके दिखावेंगे। यही नहीं जाना था कि आज के नगण्य दिन जानूंगा जैसे मैंने जाना था कि वसंत आया। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कहते हैं कि बसंत के आने पर न केवल पृथ्वी के बाग बगीचे बल्कि इंद्र के जो नंदनवन है उसमें भी उसकी सुगंध भी
चारों ओर फैल गई है। सुंदर सुंदर फूल उसमें खिले हुए हैं। वसंत में फूलों का रस पीकर जो भरमर भंवरा है और कोयल अपना प्रदर्शन और सुंदर तरीके से करने लगते हैं कि इनको वसंत ऋतु ही सबसे प्रिय होती है, भंवरा और कोयल को। आगे कवि कहते हैं कि मुझे नहीं पता था कि एक दिन ऐसा भी होगा या आएगा कि जब बसंत के आने का पता कैलेंडर देखकर और कार्यालय की छुट्टी होने से चलेगा। अगली कविता है तोड़ो। तोड़ो तोड़ो ये पत्थर के ये चट्टाने, ये झूठे बंधन टूटे तो धरती को हम जाने। सुनते हैं मिट्टी के रस जिससे उगती दूब है, अपने मन के मैदानों पर व्यापी कैसी ऊब है, आधे आधे गाने। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कहते हैं कि इसमें मनुष्य के उसके मन में के बंजरपन को दूर करके उसे उपजाऊ बनाने की बात वो कहते हैं। वे चाहते हैं कि मनुष्य सृजन का कार्य करे। जिस तरह भूमि के बंजरपन को दूर करने के लिए भूमि के ऊपर फैले पत्थर और चट्टानों को तोड़कर उसे समतल बनाना पड़ता है, उसी प्रकार मनुष्य को अपने मन में जो अविश्वास है और जो समाज की कुरीतियों के बंधन है उनको तोड़ना पड़ेगा ताकि वह अपने मन को समझ सके। जब तक मनुष्य अपने मन में व्याप्त बाधाओं को उखाड़ नहीं फेंकेगा तब तक अपनी क्षमता को वो समझ नहीं पाएगा। अपने मन की उदासीनता को दूर कर उसको श्रम करना चाहिए। तोड़ो तोड़ो ये बंजर, ये ऊसर बंजर तोड़ो, ये चरती पत्ती तोड़ो, सब खेत बनाकर छोड़ो। मिट्टी में रस होगा कि जब वह पोसेगी बीज को, हम इसको क्या कर डालें, इस अपने मन की खींच को गोड़ो गोड़ो गोड़ो। तो इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कहते हैं कि सभी चट्टानें और पत्थर जो बंजर बना रहे हैं, जो धरती को बंजर बना रहे हैं, उन्हें तोड़ दो और इस धरती को उपजाऊ बनाओ। धरती या पृथ्वी भूमि को उपजाऊ बनाकर उस पर खेती कर रहे हैं, ये लोग उस पर खेती कर रहे हैं, लेकिन मनुष्य अपने मन की उदासीनता को खत्म नहीं कर पा रहा। तब तक वह सृजन कार्य नहीं कर पाएगा जब तक वो अपने मन से तंदुरुस्त नहीं होगा। इसलिए कवि कहते हैं कि जब मिट्टी में रस होगा अर्थात उपजाऊपन होगा तभी तो वह बीज को पोसेगी, फिर यही बीज आगे चलकर फसल का रूप ग्रहण करेगा। इसलिए जब तक मनुष्य के मन में बाधाएं हैं और जो रूढ़ियां हैं वो दूर नहीं होंगी तब तक मनुष्य सृजन रूपी कार्य नहीं कर पाएगा।